अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ बच्चों आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? नो नो मैम। मैम। चलें, गुड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बताएं, मुझे लेक्चर शुरू करें? यस मैम। चलें, गुड। अच्छा, यस पहले मुझे ये बताएं कि जो इससे पिछला लेक्चर था जो कि हमारा एक्चुअली नहीं हो सका लेकिन रिकॉर्डिंग थी, क्या आप लोगों ने उसको खोल के देखा? किसी ने पढ़ा? किसी को पता है टॉपिक क्या था? यस मैम, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में था। ठीक है, तो क्या आपको पता लगा उसमें से? मैम, हमने उसमें ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी किया था, लाइक ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, और साथ ठीक में है। हमने एरोबिक पावर के रेफरेंस से ट्रेनिंग को स्टडी किया था। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें क्या क्या ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, और टैपरिंग के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक हो और गया। ऑफ सीजन इन सीजन ट्रेनिंग के बारे में। चलें, गुड। किसी ने एक आधे स्टूडेंट ने पढ़ लिया, आई एम ग्लैड। बाकी भी बेटा आप लोग पढ़ लें उसको, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा। और स्पेशली जो आपके सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स होंगे ना, उसके अंदर ये जो एंड वाले लेक्चर्स हैं ये इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे पास कि हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला ये टॉपिक है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे होंगे हम? डांस परफॉर्मेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस? नो मैम, ट्रेनिंग एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के बारे में। ट्रेनिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस मैम। वेरी गुड। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है ना वो है आपका फटीग। ठीक है, ये फटीग जो है वो आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, अलोंग विद ऑल अदर थिंग्स, जिसमें डाइट भी हो सकती है, सीएनएस का प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ या स्किल हो सकती है, एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस को, और एनर्जी प्रोडक्शन जो मैकेनिज्म्स है ना वो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इनमें से आज डिस्कस करेंगे फटीग को। और फटीग जो है बेसिकली क्या है? इनएबिलिटी टू मेंटेन द पावर आउटपुट और फोर्स ड्यूरिंग रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं तो उसमें आपके पावर आउटपुट को मेंटेन रखना या फोर्स को मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है, अगर आप वो नहीं मेंटेन कर पाते पावर, तो फिर आप क्या है? आप फटीग में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फटीग है ये लोकल भी हो सकती है, लोकल या पेरिफेरल से मुराद है आपके मसल्स में भी हो सकती है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकती है। इस बेस पे आपकी फटीग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल फटीग एंड पेरिफेरल फटीग। ठीक है, सेंट्रल फटीग वो होगी जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी पार्ट पे आएगी, और पेरिफेरल फटीग वो होगी जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पार्ट्स में आएगी। वो आपका न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन भी हो सकती है, उसके बाद आपके सार्कोलेमास हो सकते हैं, आपके मसल के अंदर टी ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आपके मसल के जो कॉन्ट्रैक्टिंग मैकेनिज्म्स हैं कि वो एरोबिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एनारोबिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो भी हो सकती है। ठीक है, जो इसके बाद है ये डायग्राम सी है। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल और पेरिफेरल फटीग को उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आ सकती है। ब्रेन की फटीग है। ठीक है, ब्रेन में क्या फटीग होगी कि मोटिवेशन खत्म हो जाती है और जो मोटर यूनिट्स रिक्रूट होने होते हैं उसकी वजह से वो भी कम हो जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अगर फटीग आएगी तो क्या होगा कि जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी पेरिफेरल नर्व। यहाँ से आपका पेरिफेरल जो सिस्टम है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगर कहीं पे भी फटीग आती है या कहीं पे भी मसला आता है कोई, तो आपकी वो पेरिफेरल फटीग कहलाएगी।
सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जो फटीग होगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल में क्या है, या तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जिस जिस एरिया के ऊपर या जिस लेवल के ऊपर होती है वहां से हो सकती है। आपके मसल सार्कोलेमस के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल काम कर रहा होता है उसके अंदर फटीग। फटीग का मतलब है कि वो काम नहीं होगा किसी भी वजह से, या ओवर एक्टिविटी की वजह से, या रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि एक्सरसाइज में होती हैं उसकी वजह से इनमें से किसी भी लेवल के ऊपर फंक्शनिंग आपकी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और उस कम होने की वजह से जो आगे आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अगर मसल सार्कोलेमा के ऊपर आती है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका वो डिस्टर्ब होगा, उसकी ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद आपकी टी ट्यूब्यूल्स आती है। टी ट्यूब्यूल्स में अगर ब्लॉक आ जाए ना किसी जगह पे, ठीक है, कि यहाँ से आगे अब आगे नहीं काम हो रहा, ये जगह नहीं आ रही, तो जो आपके पोटेशियम और सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम रिलीज। मैम कैल्शियम ये रिलीज रिपीट अगर नहीं, कीजिएगा। कौन सा बेटा, टी ट्यूब्यूल्स वाला? मैम ये जी मैम। मैं ये बात कर रही हूँ बेटा कि मसल सार्कोलेमा के बाद जो आपका एक्शन पोटेंशियल का जो पॉइंट है ना, कि किस पॉइंट के ऊपर जाके वो वहां से आगे मतलब कि आपकी एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, वो मसल सार्कोलेमा के बाद टी ट्यूब्यूल्स में ट्रैवल करता है, राइट। तो अगर मसल सार्कोलेमा के ऊपर कोई मसला आपका आया है और एक्शन पोटेंशियल वहां पे नहीं आ रहा, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि सिर्फ मसल सार्कोलेमा पे ना आए, उसके बाद जो टी ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर से एक्शन पोटेंशियल ने गुजर के जाना है वहां पे कोई ब्लॉक आ जाए। ब्लॉक का मतलब है यहाँ से आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल नहीं कर रहा किसी भी वजह से। तो अगर वो एक्शन पोटेंशियल वहां पे ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है ना आउटसाइड और इनसाइड सेल वो डिस्टर्ब होगी। जब ये डिस्टर्ब होगी तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, ये भी डिस्टर्ब होगी, इसकी भी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी। अगर एक्शन पोटेंशियल काम नहीं करता तो क्या होगा कि आपके जो मसल एक्साइटेशन है वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके अलावा क्या हो सकता है कि कैल्शियम रिलीज, सिर्फ और सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसकी जहाँ से कैल्शियम ने रिलीज होना होता है वहां पे फंक्शनिंग नहीं हो रही, कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा। तो जब कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, आपके मसल्स फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है या नहीं? आपके ख्याल में क्या रीजन, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिक्वायर्ड होता लिए है मेरे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है? को। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अगर तो लेट से एक्सरसाइज करने के दौरान अब और कैल्शियम नहीं आ रहा पीछे से, तो क्या आपके मसल्स फिर भी उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे जैसे स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज में या पहले 10 मिनट में उसने किया था? नो मैम। नहीं करेंगे ना, तो वो फटीग आ जाएगी उस लेवल के ऊपर। ठीक है, एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि उसके बाद जो एक्टिन मायोसिन की क्रॉस ब्रिजिंग होती है वहां पे कोई इफेक्ट हो, वो प्रॉपर तरीके से टेंशन ना हो सके, तो इन दी एंड क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड होगी। मैंने दोनों फटीग को इस डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सेंट्रल फटीग क्या होगी अगर ब्रेन में आ जाती है या स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आती है, और पेरिफेरल फटीग क्या होगी, और पेरिफेरल फटीग क्या होगी कि उसके बाद से जिस भी लेवल के ऊपर, जब पेरिफेरल नर्व जहाँ से निकली वहां से लेकर आपके मसल तक किसी भी लेवल के ऊपर अगर कहीं पे ब्लॉक आता है या फंक्शनिंग लिमिटेड होती है और उसकी वजह से फटीग आती है, तो वो क्या कहलाएगी, पेरिफेरल फटीग। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बताया आपको? यस 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 मैम। मैम। चलो ठीक है। अब मैम ये आगे जो, क्लास कब से हो रही है? बेटा क्लास कब से हो रही है, जी मैम। कितने बजे शुरू होती है आपकी क्लास? मैम 12:30 पे। ठीक है, तो मैंने 12:40 पे स्टार्ट किया बेटा। 10 मिनट का मार्जिन जो मैं आप लोगों को देती हूँ आने का, मैंने 12:40 पे ही ज्वाइन किया आपको। मैम मैंने 12:30 से इसको किया हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरी अब जाके क्यों कनेक्ट हुई है। बेटा कनेक्टिविटी का इशू होगा कोई, मैंने 40 पे स्टार्ट कर दी थी। ओके मैम। ठीक है, अभी हम पहली पहली स्लाइड ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं गए, अभी हम सिर्फ फटीग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको जो पेरिफेरल या सेंट्रल फटीग है ना वो इस डायग्राम के अंदर समझा दी। अब इसके बाद जो स्लाइड्स होंगी उनको मैं रीड नहीं करती, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये मैम वही एक चीजें लिखी हुई। जी बेटा, मैम प्लीज इसको रिपीट कर देंगी? मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमने बेटा अभी तक बात सिर्फ ये की है कि फटीग होती है आपके मसल्स में या आपके स्केलेटल मसल सिस्टम के अंदर या बॉडी में फटीग होती है, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड होती है या उसके ऊपर फर्क पड़ता है। वो फटीग है क्या, उसका मतलब क्या है? फटीग का जो लिटरल ट्रांसलेशन है ना वो ये है कि अगर आपके मसल्स पावर आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाते, और स्टार्ट में अगर पावर आउटपुट ज्यादा थी और बाय द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या 10 मिनट गुजरने के बाद वो पावर आउटपुट मेंटेन नहीं रख सका, आप उतने तरीके से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर पा रहा, तो क्या है, वो फटीग है। ठीक है, ये जो फटीग है ये 2 लेवल्स के ऊपर आती है, इसको 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है।
या सेंट्रल फटीग या पेरिफेरल फटीग, ठीक है। सेंट्रल फटीग वो कहलाती है जो कि आपके ब्रेन के पास हो या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के किसी लेवल के ऊपर हो। इन दोनों पोर्शंस को छोड़ के उसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पेरिफेरल नर्व निकलती है ना, पेरिफेरल नर्व निकलती है, वो मसल्स में जाती है, एक्शन पोटेंशियल, फिर आगे मसल सार्कोलेमा के बाद टी ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर कैल्शियम रिलीज होता है, फिर एक्टिन मायोसिन की क्रॉस ब्रिजिंग होती है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर मसल का एक्शन आता है। तो पेरिफेरल नर्व से लेकर बाय द एंड ऑफ मसल उस लेवल तक अगर कहीं पे भी फटीग आती है या किसी भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है कोई जाके, तो उसको हम पेरिफेरल फटीग कहते हैं। अब ठीक है, यस मैम जी। चलो ठीक है। आगे मैं स्लाइड्स रीड नहीं करती, आप लोग ये रीड कर लीजिएगा, इसमें वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो डायग्राम है ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस लेवल के ऊपर फटीग आ सकती है, और जो फटीग है वो फिर फर्दर आगे। अब ये जैसे पेरिफेरल फटीग है, इसको 3 पोर्शंस में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। न्यूरो फैक्टर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और तीसरा एनर्जेटिक्स हो सकती है। न्यूरल फैक्टर्स का मतलब है अगर नर्व के किसी पॉइंट के ऊपर, जो पेरिफेरल नर्व है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आता है, वहां पे हो सकती है। मैकेनिकल का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, मैकेनिकल फटीग का मतलब है अगर मसल के अंदर किसी लेवल के ऊपर आए, वो सार्कोलेमा है, वो टी ट्यूब्यूल्स हैं, वो एक्शन पोटेंशियल है, या जो आपका कैल्शियम की एक्टिन मायोसिन की जो क्रॉस ब्रिजिंग है उस लेवल के ऊपर अगर फटीग आती है। और तीसरा पोर्शन है इसका एनर्जेटिक्स। इसका मतलब जो मसल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं सारे, जिसमें एटीपी चाहिए होती है, फॉस्फेट चाहिए होता है, वो एटीपी बनाता है, फिर वो एटीपी बनती है, या कैल्शियम रिलीज होता है, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाता है। तो उसमें जो इस लेवल के ऊपर अगर किसी जगह पे फॉस्फेट खत्म हो गया या किसी जगह पे और कोई फ्यूल खत्म हो गया और एटीपी नहीं जनरेट हो पा रही, तो अगर इस लेवल के ऊपर कोई फटीग है या कोई फंक्शन आपका लिमिटेड हो रहा है, तो इसको पेरिफेरल फटीग कहेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन या एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मसल फाइबर की जो रिक्रूटमेंट होती है ना, वो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको मसल फाइबर की रिक्रूटमेंट का ऑर्डर नजर आया है कि एक्टिव मसल फाइबर्स हैं इस तरफ, और ये एक्सरसाइज की इंटेंसिटी। अब आप मुझे ये बताएं कि 0 इंटेंसिटी से लेकर इंटेंसिटी 40% तक कौन सा टाइप ऑफ मसल फाइबर्स काम कर रहे हैं? मैम Type 1. स्लो ट्विच। स्लो ट्विच टाइप, फाइबर्स। यस, स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होते हैं। ये 0 से 40% की जो इंटेंसिटी होती है, मतलब कि जो स्लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन, जाहिर सी बात है जब आपकी इंटेंसिटी कम होती है तो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज के लिए आपको टाइप 1 के जो मसल फाइबर्स हैं आपकी बॉडी के, वो यूज होते हैं इस टाइप के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपकी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की 40% से क्रॉस करती है, और 40% से लेकर 75 तक, इसके दरमियान तक अगर आप जाएं तो 75 तक जो इंटेंसिटी है, 40 से लेकर 75 तक, उस अगर आपकी इंटेंसिटी इसके दरमियान में आती है कहीं एक्सरसाइज की, तो जो टाइप ऑफ फाइबर रिक्रूट होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 1 से टाइप 2A में। वो कन्वर्ट तब होगा जब आपने एक्सरसाइज पहले कम इंटेंसिटी की और उसके बाद ज्यादा इंटेंसिटी की। कम इंटेंसिटी में टाइप 1 रिक्रूट था, और ज्यादा इंटेंसिटी के अंदर टाइप 2A रिक्रूट हो जाता है। रिक्रूट का मतलब है एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट ही इस इंटेंसिटी पे की है 40 से लेकर 75, तो आपका टाइप 1 रिक्रूट ही नहीं होगा, डायरेक्ट टाइप 2A काम करेगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं, इनको फास्ट ट्विच भी कहते हैं, लेकिन ये स्लो और फास्ट ट्विच के दरमियान में फॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इंटेंसिटी 75 से क्रॉस कर जाए या 80 को क्रॉस कर जाए, जहाँ बिल्कुल हाई इंटेंसिटी की और शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइज होगी, तो आपके 2x जो मसल फाइबर्स हैं वो रिक्रूट होते हैं और वो काम करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने स्लो इंटेंसिटी का काम करना है तो आपके टाइप 1 फाइबर्स काम करते हैं। अगर आपने दरमियानी इंटेंसिटी का काम करना है तो टाइप 2A फाइबर्स काम करते हैं। अगर आपने हायर इंटेंसिटी का काम करना है, ये कोई भी एक्सरसाइज करनी है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके टाइप 2X ये ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी फौरन चाहिए होती है और बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है वो एक तो एनारोबिक सिस्टम से एनर्जी लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन से नहीं लेती, वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू लेती है, और दूसरा उसमें ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं बात कर सकती हूँ कि लॉन्ग जंप है कोई, सेकंड्स की है, बहुत थोड़ा ड्यूरेशन है उसका, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। वेट लिफ्टिंग है, थोड़ी देर के लिए उठाना और वापस रख देना, उसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। जबकि उसके कंपैरेटिव अगर हम टाइप 1 की बात करें, तो इसमें स्विमिंग आती है, इसमें साइकिलिंग आती है, इसमें रनिंग आती है, जॉगिंग आती है, वो सारी जो एरोबिक्स हैं वो टाइप 1 रिक्रूट करती है, ठीक है।
अगर आप अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो 1 के बाद 2a आता है और 2a के बाद 2x आता है। अगर आपने इंटेंसिटी स्टार्ट में ही किसी एक लेवल की रखी है तो फिर आपके सिर्फ वो वाले मसल फाइबर्स हैं जो रिक्रूट होंगे और वो काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। चल ग्रेट। इसके मैम बाद 2x का जरा रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा। 2x फाइबर्स जो है ना, ये ग्लाइकोलेटिक फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं। ठीक है, और ये फास्ट ट्विच फाइबर्स कब काम करते हैं? जब आपने फास्ट एक्सरसाइज करनी है और हायर इंटेंसिटी की करनी है। इंटेंसिटी कितनी है? 75% से ज्यादा। तो जब भी आप ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं उसका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज लंबे ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते, मसल्स फटीग हो जाएंगे। तो ये 2x फाइबर्स तब रिक्रूट होते हैं जब आपकी इंटेंसिटी 75% और VO2 मैक्सिमम से ज्यादा हो। ठीक है, जी मैम। इसके बाद है हमारे पास कुछ टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक है, अब हम उसके अंदर देखेंगे कि इस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं। हम परफॉर्मेंसेज को बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या वो शॉर्ट टर्म होती हैं या वो लॉन्ग टर्म होती हैं। मतलब कि या थोड़ी देर की ड्यूरेशन के डिपेंडेंट, या वो थोड़ी देर की परफॉर्मेंस होती है या वो बहुत ज्यादा देर की परफॉर्मेंस होती है। तो जो थोड़ी देर की है ये इनको फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है। जो शॉर्ट टर्म है वो दो में डिवाइडेड है, अल्ट्रा शॉर्ट में और शॉर्ट में। मतलब अल्ट्रा शॉर्ट में वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो लेस देन 10 सेकेंड्स होती हैं, और शॉर्ट में वो वाली एक्सरसाइजेज होती हैं जो 10 से 180 सेकेंड्स तक होती हैं। मुझे बताएं 180 सेकेंड्स कितने मिनट बनते हैं? 3 मिनट्स मैम। 3 मिनट। 3 ठीक है, मिनट्स। 3 आप ऐसे मिनट। कहें कि अगर 10 सेकंड की एक्सरसाइज है या लेस देन 10 सेकंड की एक्सरसाइज है तो उसके अंदर वो शॉर्ट टर्म, वो अल्ट्रा शॉर्ट परफॉर्मेंस कहलाएगी। अगर वो 10 सेकंड से लेकर 3 मिनट की परफॉर्मेंस है तो वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कहलाएगी। ठीक है, अब फैक्टर्स देखते हैं कि इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट की बात करें, ठीक है, उसमें एक तो फैक्टर है स्किल का। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल या जितनी ज़्यादा आपकी टेक्निक बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी, या जो अल्ट्रा शॉर्ट परफॉर्मेंस है उतनी बेहतर होगी। और ये स्किल और टेक्निक फर्दर डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। करती है कि नहीं करती? क्या आपका स्किल आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है या खत्म होता है? यस मैम। इम्प्रूव होता है मैम। इम्प्रूव होता है ना। इन अदर वर्ड्स, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके स्किल उतना ज्यादा होगा, और जितना स्किल होगा उतना आप, क्योंकि बहुत थोड़ी ड्यूरेशन है ना इसके अंदर, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके फर्दर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसमें आपने क्या करना है कि आपको पहले से पता हो आपने क्या करना है, और लेस देन 10 सेकंड। इसमें यूजुअली लॉन्ग जंप्स वगैरह आती हैं या स्प्रिंट्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या डिपेंड करता है आपकी मसल पावर, कि जितनी मसल के अंदर पावर होगी उतनी आपकी ये वाली परफॉर्मेंस लेस देन 10 सेकंड की बेहतर होगी। और मसल पावर कहाँ से आती है? आपके एनर्जी सिस्टम से, फॉस्फोक्रिएटिन और ग्लाइकोलिसिस से। जो अल्ट्रा शॉर्ट होती है ना उसमें जो प्री डोमिनेंट जो काम होता है वो फॉस्फोक्रिएटिन पीसी के थ्रू होता है, और जो 10 सेकंड से 3 मिनट वाली होती है उसमें ग्लाइकोलिसिस ज्यादा प्री डोमिनेंट होता है। ठीक है, हम सिंपल वैसे कहते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म होती है ये एनारोबिक होती है और इसके अंदर पीसी और ग्लाइकोलिसिस काम करता है। लेकिन फर्दर इसमें जो शॉर्ट में अल्ट्रा शॉर्ट है वो पीसी ज्यादा काम करता है, और जो सिंपल शॉर्ट है जो कि इसके बाद आएगी जो कि 10 सेकंड से 3 मिनट के दरमियान है, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस ज्यादा काम करता है। जितना ज्यादा एनर्जी सिस्टम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उतनी मसल पावर होगी, और मसल पावर इन दी एंड कॉन्ट्रीब्यूट करेगी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा है आपकी फाइबर टाइप रिक्रूटमेंट। आप मुझे बताएं ये जो अल्ट्रा शॉर्ट परफॉर्मेंस है इसमें कौन से फाइबर टाइप रिक्रूट होते हैं? टाइप 2x। टाइप 2। मैम टाइप 2x। वेरी गुड, टाइप टाइप 2x। 2x। ठीक है, फास्ट ट्विच फाइबर्स जो। अब ये जो फास्ट ट्विच, कितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स रिक्रूट हुए हैं उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। लेट्स से आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है लेकिन आपके जो टाइप 1 फाइबर्स हैं दे आर मोर कंडीशन टुवर्ड्स रिक्रूटिंग फर्स्ट, टाइप 1 रिक्रूट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं जो आपकी टाइप 1 से फर्क तो पड़ेगा, एक्सरसाइज तो आप कर सकेंगे, लेकिन क्या टाइप 1 के रिक्रूट होने से आपकी अल्ट्रा शॉर्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नो मैम। नहीं नो होगी। मैम। ठीक है, तो जितनी जल्दी टाइप 2x रिक्रूट होते हैं और जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर जो टाइप 2x है रिक्रूट होता है उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और इन दी एंड ये डिपेंड करता है आपकी मोटिवेशन या अराउजल के ऊपर, कि जितने आप मोटिवेटेड हैं उतनी जल्दी फाइबर टाइप रिक्रूट होता है और उतनी जल्दी उसमें से मसल पावर जनरेट होगी, और इन दी एंड आपकी जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। ठीक है, इसी तरह हम शॉर्ट टर्म को देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या चीज आएगी जो कि 10 सेकंड से 180 सेकंड, बेसिकली 10 सेकंड से 3 मिनट की है।
ये शॉर्ट टर्म फाइबर डिपेंड करती है। एक तो एनर्जी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। एनर्जी सिस्टम दो है, ग्लाइकोलिसिस और फॉस्फोक्रिएटिन। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा शॉर्ट में कौन सा सिस्टम ज्यादा काम करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए? फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन। और ये जो शॉर्ट टर्म है इसमें कौन सा सिस्टम ज्यादा काम करता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। 90% तक ग्लाइकोलिसिस काम करता है इसके अंदर। उसके अलावा आपके फाइबर टाइप पे डिपेंड करता है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर टाइप 2X फाइबर्स भी होंगे और टाइप 2A फाइबर्स भी होंगे, ठीक है, दोनों फाइबर्स होंगे। और इसके अंदर वो फाइबर्स कितना VO2 मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे ऑटोमेटिकली वो भी फर्क पड़ेगा। फिर आता है आपके कि जब आपकी जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि हायर इंटेंसिटी की होती है उनमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल 10 सेकंड की तो नहीं है, 10 सेकंड से 3 मिनट की तो एक्सरसाइज है ही। इस एक्सरसाइज के अंदर जब आप करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है और ग्लाइकोलिसिस यूज हो रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो आपके ब्लड की पीएच को क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी? हम ड्रॉप हो जाएगी। मैम ड्रॉप हो ड्रॉप जाएगी। हम ड्रॉप हो जाएगी पीएच। एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट आपकी एसिडिक हो जाएगी। यस मैम। ठीक है। इस एसिडिक, अब हमें ये पता है कि जितनी ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होती जाएगी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी डिस्टर्ब होती जाएगी या उतनी खराब होती जाएगी। जाहिर सी बात है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता जाएगा तो आपके मसल्स उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए कुछ एथलीट्स ने, किसी टाइम पे एक ट्रेंड था कि एथलीट्स बफर्स यूज करते थे। बफर क्या होते थे? अल्कलाइंस होती थी जो कि न्यूट्रलाइज कर देती थी आपकी ब्लड एनवायरनमेंट को। मतलब कि अगर एसिडिक ज्यादा हो रहा है ना तो बफर लेने से क्या होता था, आपके जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो ब्लड की वापस न्यूट्रल की तरफ आ जाती थी और हो सकता है बेसिक की तरफ भी कभी कभार चली जाती, जो कि इलीगल प्रोसीजर था। मतलब कि एनवायरनमेंट, अगर आपने परफॉर्मेंस से पहले इस तरह की कुछ चीज खा ली है, एनर्जी ड्रिंक्स ली है या कोई निकोटीन वगैरह लिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो चीजें इलीगल होती हैं स्पोर्ट्स में हमेशा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसी टाइम। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो 3 मिनट से स्टार्ट हो रही है। उसमें सबसे पहले है मॉडरेट लेंथ, 3 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक, मतलब कि 20 मिनट, 3 से 20 मिनट तक जो आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस होगी ना वो मॉडरेट लेंथ की होगी। और उसमें जो एनर्जी सिस्टम होगा वो एरोबिक भी होगा और एनारोबिक दोनों होगा, क्योंकि ये दरमियान की परफॉर्मेंस है। इसमें 60% जो एटीपी होगी वो, अगर 3 मिनट पे आपकी एक्सरसाइज हो रही है ना तो जो आपकी एटीपी है वो एरोबिकली आएगी, ठीक है। और जो 90%, जो 20, बेसिकली ये एनारोबिक होना चाहिए था यहाँ पे, 3 मिनट तक जो आपकी एक्सरसाइज होगी ना वो एनारोबिकली आएगी विदाउट ऑक्सीजन। और अगर आपकी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन इंक्रीज करके 20 मिनट्स तक चला जाए तो जो एटीपी सप्लाई होगी वो 90% जो है वो आपकी एरोबिक पे कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम के अंदर इसको देखें कि एरोबिक परफॉर्मेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है जो कि आपकी एनर्जी, ऑक्सीजन जिसमें रिक्वायर्ड होती है, हम इसको एरोबिक में कंसिडर करते हैं, एनारोबिक में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके लिए VO2 मैक्सिमम आपको रिक्वायर्ड होता है और VO2 मैक्सिमम फर्दर आगे डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर। और कार्डियक आउटपुट दो चीजों पर डिपेंड करता है, हार्ट रेट के ऊपर और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। और फर्दर स्ट्रोक वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक्स और ट्रेनिंग दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं आपके स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कि आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, ये ट्रेनिंग अच्छी है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो VO2 मैक्सिमम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। जब VO2 मैक्सिमम ज्यादा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन एरोबिक परफॉर्मेंस सिर्फ। इसके अलावा एरोबिक परफॉर्मेंस या जो VO2 मैक्सिमम है ये दो चीजों पे और डिपेंड करता है, ये CaO2 एंड CbO2। बेसिकली C है कंटेंट इन द आर्टीरियल ऑक्सीजन एंड कंटेंट ऑफ द वीनस ऑक्सीजन, ठीक है। आर्टरीज के अंदर कितनी ऑक्सीजन है ये HPV पे डिपेंड करता है। फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कितनी आपने ऑक्सीजन इंस्पायर की है, और जो इंस्पायर की है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ये चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन के कंटेंट को। इसके अलावा फाइबर टाइप है, ठीक है। फाइबर टाइप, इसमें टाइप 2 फाइबर्स यूज होते हैं, 1 नहीं अभी आता, 1 ज्यादा लेंथ परफॉर्मेंसेस में आता है। तो टाइप 2A फाइबर्स हैं जिनके अंदर अगर तो एनारोबिक यूज हो रहा है तो फिर तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होगा, और अगर एरोबिक की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी या जो कैपिलरी डेंसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी उतना फाइबर टाइप बेहतर काम करेंगे और उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। ये है मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस 3 to 20 मिनट्स। अभी तक हम 3 टाइप की परफॉर्मेंस पढ़ चुके हैं। मुझे बताएंगे सबसे पहली कौन सी थी? अल्ट्रा शॉर्ट।
अल्ट्रा मैम सॉरी शॉर्ट, उसका अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन थी कितना था? मैम, लेस देन 10 सेकंड्स। वेरी लेस गुड। देन 10 seconds. अल्ट्रा शॉर्ट के बाद कौन सी आती है? मैम शॉर्ट वाली थी शॉर्ट, Short उसका ड्यूरेशन क्या duration. था? मैम 10 3 सेकंड्स टू 3 मिनट्स। 10 seconds to 3 minutes. ठीक है, और अगर मैं सेकंड्स में ही पूछूं तो 10 सेकंड से लेकर कितने सेकंड्स तक? 180 180. seconds. 180 सेकंड तक। उसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस आई? Long. Moderate. मैम मॉडरेट लॉन्ग Long, नहीं बेटा, moderate. अभी मॉडरेट है, ठीक है, अभी लॉन्ग नहीं आई, अभी मॉडरेट लेंथ आई है। तो मॉडरेट लेंथ के अंदर कितनी ड्यूरेशन है? मैम 3 to 20 3 मिनट्स। से 20 3 minutes. से 20 minutes. 3 मिनट्स टू 20 मिनट्स। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट लेंथ, ठीक है, इसमें आएगा 21 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक, मतलब कि 20 मिनट के बाद से लेकर पूरा 1 घंटे तक। तो इसमें कितना टोटल मिनट्स बनते हैं? 40 मिनट्स तक की टोटली एक्सरसाइज होती है। इसमें प्रीडोमिनेटली एरोबिक होता है, सिर्फ एरोबिक एनर्जी सिस्टम काम करता है, और VO2 मैक्सिमम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितना VO2 मैक्सिमम होगा उतनी आपकी ये परफॉर्मेंस होगी। VO2 मैक्सिमम फर्दर कार्डियक आउटपुट वगैरह पे डिपेंड करता है, ये हम पहले देख चुके हैं। उसके अलावा VO2 मैक्सिमम डिहाइड्रेशन और हीट लोड भी उसको कंट्रीब्यूट करती है। डिहाइड्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है? डिहाइड्रेशन होगी, वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो VO2 मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा, उसको काम हो जाएगा। वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और VO2 मैक्सिमम अगर कम होगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? परफॉर्मेंस मैम भी परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हीट लोड है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी है, एक्सेसिव टेम्परेचर है, वो भी इसी तरह डिहाइड्रेशन के साथ इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा है आपके टाइप फाइबर्स, क्योंकि इसमें टाइप 1 फाइबर्स, अब ये प्रीडोमिनेटली एरोबिक है ना, सिर्फ एरोबिक सिस्टम काम करेगा इसमें, तो अब सिर्फ टाइप 1 फाइबर्स काम करेंगे। और टाइप 1 फाइबर्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करेंगे। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी बिकॉज ऑफ द VO2 मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी। कम VO2 के अंदर अगर आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा ड्यूरेशन की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी रनिंग इकोनॉमी बेहतर है। रनिंग इकोनॉमी फर्दर डिपेंड करती है आपकी बायोमैकेनिक्स के ऊपर। अल्लाह ताला ने आपके जॉइंट्स या मसल्स को कैसे बनाया और वो कैसे काम करते हैं, फोर्स जनरेशन उनकी कितनी अच्छी है। और दूसरी चीज आपकी बायो एनर्जेटिक्स, कि आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। ये दोनों चीजें बेहतर होंगी तो ये फर्दर आपकी रनिंग इकोनॉमी को बेहतर करेंगी, और रनिंग इकोनॉमी बेहतर होगी तो आपकी एरोबिक परफॉर्मेंस जो कि 21 से 60 मिनट्स बेसिकली इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जाएगी। अब आती है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है? अब ये 1 से 4 घंटे की हो गई है, ठीक है। इस 4 घंटे के अंदर ये भी प्रीडोमिनेटली एरोबिक है, इसमें सिर्फ एरोबिक सिस्टम काम करेगा। इसमें और इससे जो पिछली इंटरमीडिएट लेंथ थी उसमें को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम चीजें। रनिंग इकोनॉमी बेहतर होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, VO2 बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसमें मसल के ग्लाइकोजन स्टोर्स की बात एडिशनल ऐड हो जाती है कि इस टाइप ऑफ, अब जो 4 घंटे की एक्सरसाइज है इसमें जो आपके स्टोर्स है ना, जो कि मसल के अंदर या लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स होते हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। तो जितने वो बेहतर इस्तेमाल होंगे और आपके डाइट के थ्रू जितनी एनर्जी मिलती रहेगी उतनी आपके एरोबिक परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जाएगी। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है एथलीट का एज अ मशीन। मतलब कि ये एक मॉरल कॉन्सेप्ट था जो कि इस कैंप पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि क्या हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए एथलीट को मशीन की तरह तो डिह्यूमनाइज तो नहीं कर रहे कहीं। मतलब कि हम एथलीट को इंसान के तौर पे नहीं ले रहे, हम एथलीट को एक मशीन के तौर पे ले रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जी मतलब कि मशीन के ये पुर्जे ठीक कर दें तो परफॉर्मेंस बेहतर, उसका मसल ठीक कर दें, उसकी लैक्टिक एसिड ठीक कर दें, परफॉर्मेंस बेहतर। मतलब कि हम उसको ह्यूमन एरर के साथ या एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको एथलीट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इस चीज़ की जब डिस्कशन की गई थी डिफरेंट रिसर्च में तो उन्होंने मतलब कि इसको डिस्कस किया गया कि ह्यूमंस को हमेशा ह्यूमन समझ के ही आप ट्रीट करें, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है या वो नहीं, वो एथलीट है या नहीं, उसको मशीन के तौर पे आपने कभी भी डिस्कस नहीं करना या उसको अज्यूम नहीं करना जब भी आप किसी का एक्सरसाइज प्लान बनाएंगे। तो इसके अलावा जो रिसर्चेस होती हैं उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में IRBs होते हैं। IRB स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि स्टडीज की एथिकल कंसिडरेशन को डिस्कस करें और उसको मद्देनजर ला के उसको या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें कि ये मतलब कि आपने कोई ऐसी स्टडी नहीं करनी जिससे रिसर्च में तो आपका फायदा हो जाए लेकिन जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो भी बेचारा जान से जाए।
तो ह्यूमंस के अंदर आहिस्ता, इसलिए बहुत सारी रिसर्चेज होती है जो कि एनिमल्स में की जाती हैं, ऑल्दो अब वहां पे भी नहीं करनी चाहिए, एनिमल क्रुएलिटी भी नहीं करनी चाहिए कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के लिए या आप सिर्फ रिसर्च के लिए एनिमल्स को एक्सपोज कर रहे हैं डिफरेंट डेंजर्स के साथ। तो हमने एथलीट को, अभी हम चूंकि एथलीट की बात कर रहे हैं, तो हमने एथलीट्स को कभी भी मशीन कंसिडर करके काम नहीं करना, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो सारे फैक्टर्स थे जो कि आपको आपके एथलीट के ऊपर फर्क डालते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें फटीग आई थी और उसके बाद हमने डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के अंदर देखे, सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट थी, फिर शॉर्ट आई, फिर मॉडरेट लेंथ आई, फिर इंटरमीडिएट लेंथ आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आई। टोटल 5 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस थी। अब आगे हम देखेंगे कि फीमेल एथलीट है, बच्चे हैं या कोई स्पेशल पॉपुलेशन है, उसके अंदर एक्सरसाइज की क्या कोई स्पेशल कंसिडरेशंस होती हैं, क्या कोई चीजें आपने जहन में रखनी है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसको हम स्किम करेंगे क्योंकि इसमें चीजें आपने बायोमैकेनिक्स में बड़े लोगों ने पढ़ी हुई हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उन्होंने कहीं ना कहीं और ये जरूर पढ़ा हुआ लाजमी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब फीमेल एथलीट्स ट्रेन करती हैं तो उनको क्या क्या कंसर्न्स आ सकते हैं। उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस की वजह से उनकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। उनके जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, या एक्सरसाइज ईटिंग डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करनी पड़ती है। बोन मिनरल डेंसिटी, उनके बोन्स के अंदर कितनी डेंसिटी है, एक्सरसाइज उतनी बेहतर होगी। और उसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी एक्सरसाइज को आपने कैसे ऑल्टर करना, ठीक है। इसमें एक ग्राफ था, एक स्टडी थी, रिसर्च की गई थी, उसमें बताया गया था, उन्होंने कहा था कि जी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग थी, अब ये कोई 100% नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमने देखा है कुछ एथलीट्स को या डिफरेंट ग्रुप्स को, उसके अंदर एमिनोरिया, एमिनोरिया होता है सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसका इंसिडेंस इन्होंने उसको रिलेट किया था डिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की ट्रेनिंग हम करवाते गए उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उतने ज्यादा उन लोगों में चांसेस थे कि उनमें एमिनोरिया डेवलप होता। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की, आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्टर्ब करती, ठीक है। ये एक कंसिडरेशन थी या एक इशू, मतलब कि किसी ने सवाल उठाया गया था कभी। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये आप मुझे बताएं, बायोमैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स बताएं जरा मुझे। Anorexia nervosa and bulimia nervosa. गुड। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, इन दोनों का डिफरेंस मैं जनरली से बता देती हूँ आपको। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें लोग खाते ही नहीं, मतलब कि वो इतना फियर होता है उनको वेट गेन करने का कि वो कुछ खाती नहीं, एक्सेसिव स्टार्वेशन, लेक्सेटिव्स यूज करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हैं, खाना खाती नहीं है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना एनोरेक्सिक की, इन इन लोगों को बेसिकली एनोरेक्सिक्स कहते हैं। और इन लोगों की फिजिकल अपीयरेंस आपको देख के नजर आ रही होगी कि वो बहुत थिन होते हैं, हड्डियां निकली होती हैं उनकी, और ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। और उसमें वो लोग खाते ही नहीं। इसका डिफरेंस बुलिमिया नर्वोसा के साथ ये है कि बुलिमिया नर्वोसा में दे कांट हेल्प इट और वो खा लेती हैं, मतलब कि पिज्जा नजर आया तो कंट्रोल ही नहीं हुआ एकदम से और खा लिया, और उसके बाद इतना उनको गिल्ट हुआ कि मैंने खा लिया अब तो वेट गेन हो जाएगा, अब ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके अंदर फिर वो इतना उनको गिल्ट होता है कि उसके बाद क्या करती है, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करती है, ताकि वो हजम ही ना हो, ना वो हजम होगा ना वो कैलोरीज आपके सिस्टम में शामिल होंगी। मजा ले लिया आपने खा के, उसके फौरन बाद वॉशरूम जाना है और जाके इंड्यूस वॉमिटिंग करके मकसद क्या है कि वो जो खाया था वो निकल जाए, ठीक है। उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है ना वो ये होता है कि जब आप वॉमिट करते हैं तो उसमें स्टमक एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। आपके स्टमक एसिड रिलीज करता है ना आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जब आप वॉमिट करते हैं तो उसमें एसिड भी होता है। और बार बार इंड्यूस वॉमिटिंग जो है, वो जो एसिड्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक एसिड्स जो होते हैं आपके स्टमक के, वो क्या करते हैं आपके टीथ को, दांतों को या आपके एसोफेगस को गला देते हैं। एसिड ये होता है ना, उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बार बार जब वो ऊपर की तरफ आता है, उसका मकसद अल्लाह ताला ने उसको ऊपर की तरफ आने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अगर आप बार बार इंड्यूस वॉमिटिंग करके उसको ऊपर की तरफ लाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी टीथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए दांत आपको नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ से सारे खोखले हुए पड़े, ठीक है। ये बुलिमिया नर्वोसा में होता है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की पिक्चर है कि ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं वेट लॉस के साथ कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये इनके बारे में ये भी बात बताई जाती है कि ये जब शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं ना,
ये हमेशा अपने आप को मोटा कंसिडर करते हैं, चाहे उनका वेट जितना भी हो या चाहे उनकी वेस्ट कितनी भी हो। वो हमेशा उनको यही लगता है, शीशे में उनको अपना आप नजर नहीं आता, उनको कोई मोटा इंसान नजर आता है कि देखो ये कितना मोटा है। ठीक है, तो ये एक दोनों साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनको साइकोलॉजिकली एज वेल एज डाइट के साथ उनको ट्रीट करना पड़ता है, और उसमें पेशेंट एजुकेशन ज्यादा मैटर करती है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो पेशेंट कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसका जितना मर्जी इलाज करें। फिर आते हैं बोन मिनरल डेंसिटी डिसऑर्डर्स। बोन मिनरल डेंसिटी क्या है? अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस अभी नहीं हुआ है और अभी सिर्फ डेंसिटी कम होनी शुरू हुई है तो उसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ऑस्टियोपीनिया इज प्री रेक्विजिट टू ऑस्टियोपोरोसिस। पहले आपको ऑस्टियोपीनिया होता है, इसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, और जब वो इस हद तक कम हो जाती है कि अब उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं या फ्रैक्चर हो जाए, तब उसको हम कहते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस है। दोनों बोन मिनरल डेंसिटी के कम होने से ही होती है। ठीक है, और इसका कॉज एस्ट्रोजन का लैक भी हो सकता है और कैल्शियम की इनटेक कम होने से भी हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। अब बात आती है, अगर ये तीनों कंडीशंस इकट्ठी आपके फीमेल एथलीट के अंदर हैं, एमिनोरिया भी है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डिस्टर्ब है, उसके ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं उसको, और उसकी जो बोन मिनरल हेल्थ है वो भी खराब है, तो उसकी वजह से फिर अब ये तीनों चीजें अगर एक जगह एग्जिस्ट करती हैं आपके फीमेल एथलीट में, और सिर्फ फीमेल एथलीट की बात कर रही हूँ, तो उसको कहते हैं फीमेल एथलीट ट्राइएट। ट्राइएट का मतलब होता है तीन चीजें, एक त्रिकोण बनी हुई ट्राइएट, ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में एक सिरे पे एमिनोरिया है, दूसरे पे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, और तीसरे पे बोन मिनरल डेंसिटी या मिनरल लॉस है। ठीक है, इन तीनों चीजों की वजह से फीमेल एथलीट ट्राइएट हो जाता है, और ये तीनों जो है आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क डालते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि फीमेल एथलीट्स में नी इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, यूजुअली ज्यादा होता है। स्टडीज बताती हैं कि औरतों के जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनमें नी इंजरीज ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जो मेल एथलीट्स होते हैं। इसका जो बेसिकली एसीएल इंजरी होती है, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, इसका जो बेसिकली रीजन है ना वो हार्मोनल है। हार्मोनल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, और जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो आपके जो लिगामेंट्स वगैरह है ना उनको लेग्जेटिव थोड़ा सा कहते हैं, रिलैक्स करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी वजह से उनकी वहाँ पे इंजरी भी ज्यादा होती है, नी इंजरी ज्यादा होती है उनकी। फिर आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपने ट्रेनिंग करवानी है फीमेल एथलीट को एंड शी इज प्रेग्नेंट, या प्रेगनेंसी के दौरान आपने कैसे उसको आपने एक्सरसाइज प्लान को मॉडिफाई करना है, तो आप शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस करवाते हैं उनके प्लान में, लो इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस रखवाते हैं ताकि वो सेफ रहे, और ज्यादातर इक्वेटिक, ये बात मैंने आपको पिछले नहीं उससे पिछले लेक्चर में भी बताई थी शायद, कि इक्वेटिक एक्सरसाइजेस उनको ज्यादा स्विमिंग की तरफ ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो सेफ भी होती हैं, उसमें वाटर जो है वो वेट को वो भी कर लेता है, आपके बॉडी वेट को भी सहारा दे लेता है, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी की भी नहीं होती। और जो लॉन्गर ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को हमेशा अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो यूट्रस को ब्लड फ्लो जा रहा होता है वो डिस्टर्ब होता है ज्यादा इंटेंसिटी में, क्योंकि वो सारा ब्लड फ्लो जो है आपके मसल्स की तरफ चला जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर ब्लड फ्लो आपके यूट्रस को नहीं जाएगा तो जो फीटल जो आपका फीटस है ना उसको डिस्टर्ब होता है वो, और उसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होती है, तो प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है उसमें। बात आती है फिर बच्चों की, कि अगर छोटे बच्चे हों और वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग किस तरह करवाई जानी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग वैसे ही करवाते हैं जैसे एडल्ट्स की करवाई जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड करके, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, उसके स्टेमिना के अकॉर्डिंग। इसमें जो एक रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाए बच्चों की, तो चूंकि बच्चों की बोन्स अभी ग्रो कर रही होती है तो इनकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वो भी अभी प्रॉपर तौर पे फ्यूज नहीं हुई, एपिफाइसिस जो ये है ये फ्यूज नहीं हुआ होता। तो अगर इस लेवल के ऊपर फ्रैक्चर आ जाए, ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर हो जाए, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है ना बाद में वो रुक जाती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हमने उनको एक्सरसाइज इंटेंसिटी की नहीं करवानी, कि फ्रैक्चर के चांसेस को हम लिमिटाइज कर सकें, और मस्कुलर और इसके अंदर और कोई ऐसे ना उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बोझ आता है ना मस्कुलर वेस्कुलर सिस्टम पे आता है, मतलब कि वो इस सिचुएशंस में कोप कर सकते हैं बच्चे। डायबिटिक्स की बात आ गई, हमने डायबिटीज को बड़े डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में किस किस तरह की एक्सरसाइज आपको करवानी चाहिए। इसमें जो कंसर्न का पॉइंट है दैट इज ओनली हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर आप ब्लड शुगर लेवल आपका ड्रॉप नहीं करना चाहिए किसी भी केस में, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का स्नैक होना लाजमी होता है आपके पास। ठीक है, कौन है ये? वसीम मैं अकरम। मतलब बड़ी देर से जवाब दिया है, मुझे लगा शायद पता ही नहीं। इसका जिक्र क्यों आ गया यहाँ पता पे? था।
क्योंकि क्योंकि ये मैं भी एक डायबिटिक्स क्रिकेटर है। था। डायबिटिक Good. पेशेंट है। ये डायबिटिक है लेकिन अब स्पोर्ट्समैन भी है, एथलीट भी है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस पे इसकी डायबिटीज ने फर्क नहीं डाला, तो हम डायबिटीज की वजह से किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसकी लाइफ के गोल से। मैनेज करें, साथ उसकी मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है आम इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर वो रख सके तो फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। फिर आते हैं हमारे पास एस्थमेटिक्स के। एस्थमेटिक्स में हम एक्सरसाइज करवाते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में भी करवाते हैं, बस उनका ब्रोंकोस्पाज्म अंडर कंट्रोल होना चाहिए। इनहेलर वगैरह उनके पास होना चाहिए कि अगर कभी ट्रिगर होता है, एक तो ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं, दूसरा अगर ट्रिगर्स हो तो इनहेलर पास होना चाहिए ताकि सिचुएशन वर्स ना हो, ठीक है। और इसमें स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि शायद स्कूबा डाइविंग नहीं अलाउड क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है ना नीचे जाके। तो अगर तो मतलब कि नॉर्मल एयरवेज पे वो रेस्ट कर सकता है, तो फिर वो जो एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म है उसमें भी कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इंडिविजुअली चीजें वेरी करती हैं, तो छोटी छोटी चीजों के साथ उनको मैनेज करना बस लाजमी होता है। लास्ट है हमारे पास एपिलेप्सी। उर्दू में एपिलेप्सी को क्या कहते हैं? मैम मिर्गी, मिर्गी मैम का दौर। मिर्गी के दौरे। यस, मिर्गी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें एपिलेप्टिक जो पेशेंट्स होते हैं ना, हम उनको भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक्सरसाइज प्लान्स उनका भी होना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ये जरूरत होती है। कभी कभार एक्सरसाइज की वजह से अगर सीजर ट्रिगर हो जाता है, तो एक्सरसाइज की वजह से अगर उनको अटैक्स होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से मसल ट्रेमर्स होंगे, कॉन्शियसनेस ड्रॉप होगी और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस भी उनके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज उनको करवा सकते हैं। ऐसे कोई नहीं, मतलब कि बात सारी यहीं पे आ जाती है। एक तो आपने कुछ प्रिकॉशंस हैं जो क्लास में लें, मतलब कि उनको सीजर के दौरान उनके सर पे कोई चीज ना लगे, इंजरी हो सकती है ज्यादा। दूसरा, ये केस टू केस चीज जो है वो डिफर करती है, और मैं कहती हूँ कि केस टू केस सिर्फ एपिलेप्सी की नहीं, ये हर कंडीशन में केस टू केस चीजें डिफर करती है। कोई डायबिटिक है, उसकी इंसुलिन अंडर कंट्रोल है, उसका एक्सरसाइज प्लान डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू वो डायबिटिक जिसकी इंसुलिन अंडर कंट्रोल नहीं है और फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करती है। तो हर इंडिविजुअल के अंदर आपको इंडिविजुअलाइज प्लान बनाने पड़ते हैं। आप सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते कि चलो जी एक याद कर लिया, इतने स्क्वाट्स कराने हैं, इतनी लंजेस करानी है, इतनी रनिंग करानी है, इतनी वॉकिंग करानी है, फॉर्मूला सब पे अप्लाई कर दो। नहीं, हर इंडिविजुअल की नीड्स और उसके बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग वो चीजें ऑल्टर होती है, ठीक है। मैम जी बेटा। मैम मतलब जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है, तो ये हो सकता है कि एक्सरसाइज के साथ उनकी ये चीज ठीक हो जाए? हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनकी फिजिकल फिटनेस के अब डिपेंड करता है ना कि उनकी ओवरऑल फिटनेस जी। कैसी है और उसके अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज ओके की वजह से अक्सर ट्रिगर हो जाती है। ओके मैम, तो वो मतलब यानी वेट लॉस की अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जो मसल बिल्डिंग करते हैं, तो फिर वो चीज तो नहीं उनको इफेक्ट करेगी? यानी मसल वो बिल्डिंग मसल बिल्डिंग भी इजीली कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मसल बिल्डिंग कर सकते हैं अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अंडर जी सुपरविजन और बगैर किसी अटैक के आप उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। उनको अकेला नहीं छोड़ जी सकते, और ये ऐसे भी नहीं है कि आप हाँ उनको जी बता के कहें कि आप घर में खुद ही कर लिया करें, नहीं। बहुत सारी हाँ चीजें जी होती हैं जो ट्रेनर डिफरेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए करवाता है। आपको पता लग जाता है इंटेंसिटी ज्यादा है, इसको यहाँ पे रोक दो, या सिम्टम्स जी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब हमें रोक देना चाहिए, तो वो क्लाइंट को इंडिविजुअल खुद समझ नहीं आता, हाँ जी ओके। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज लेक्चर नंबर कौन सा था? 21। मैम आज 21। 21। आज आपका लास्ट लेक्चर था। अच्छा, ईमान ने कहा है कि जी मॉडरेट लेंथ को दोबारा एक्सप्लेन कर। मैं बता देती हूँ बेटा। मॉडरेट लेंथ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि उसका टाइम ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म से वो निकल जाती है, मतलब कि आप उसको शॉर्ट नहीं कह सकते, वो उससे लंबी हो गई है, 3 मिनट से ज्यादा हो गई है, लेकिन वो लॉन्ग में भी कंसिडर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो टोटल 20 मिनट की है। मतलब कि अगर आप आधा घंटा क्रॉस करें तो फिर वो लॉन्ग में आनी शुरू होती हैं, या वो इंटरमीडिएट में आनी शुरू होती हैं। मॉडरेट लेंथ इसलिए इसको आती है। इसमें कुछ चीजें जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो VO2 मैक्सिमम है बेसिकली। और इसमें एक और बात हमने पहले डिस्कस की थी कि अगर 3 मिनट के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनारोबिकली एटीपी जनरेट होती है, फॉस्फोक्रिएटिन और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। और अगर आपका ड्यूरेशन 20 मिनट तक पहुंच जाए तो फिर आप चूंकि लॉन्ग की तरफ मूव करने लग गए, तो अब आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो एरोबिक पे खुद ही ब खुद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मॉडरेट लेंथ कहते हैं कि इसमें दोनों एनर्जी सिस्टम यूज हो रहे होते हैं।
और चूंकि एरोबिक ज्यादा हो रही होती है, जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज करता है, तो जो VO2 मैक्सिमम है वो फर्दर जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा फाइबर टाइप्स और ऑक्सीजन का कंटेंट, ये आपके मॉडरेट लेंथ पे फैक्टर, ये फैक्टर्स हैं जो कि फर्क डालते हैं आपकी मॉडरेट लेंथ के ऊपर। ये बेटा डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस लेक्चर की जो ये वाली थी ना सारी परफॉर्मेंसेस के डायग्राम्स, मैंने किसी को वाइवा, आपको पता नहीं क्या मीटिंग हुई है या क्या डिसाइड हुआ है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि ऑनलाइन ही होगा आपका एग्जाम। तो मैंने तो ये खोल के सामने दे देनी है कि मुझे एक्सप्लेन कर दो, जैसे जितना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम को उसके उतने नंबर। मैम यूनिवर्सिटी से वो कह रहे खोल देंगे कब से? फरवरी से। फर्स्ट फेब से मैम, फर्स्ट से। जब 25 जनवरी का कहा है उन्होंने कि मरहलावार खोलेंगे, या वो मरहलावार में उनका क्या आता है क्या नहीं आता वो बेहतर बताएंगे। अगर आप मैम उन्होंने मैम वो बताया कह रहे हैं कि एग्जाम्स आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। अच्छा अनाउंसमेंट हुई है कोई? मैम अभी मतलब फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन वो बस मैम आ रहे हैं, डिसीजन आ लाइक गया फाइनल। हेडलाइंस आ रही हैं। डिसीजन आ मैम गया उन्होंने कहा फाइनल? कि 11 यस से मैम आ गया। 11 जनवरी से 9 से 12th क्लास तक के लिए खोल रहे हैं और फर्स्ट फेब से यूनिवर्सिटीज। मैम लेकिन कोरोना है, मैं एग्जाम कैसे देंगे हम? लाइक चांसेस कोरोना के ये ना कुछ हो जाए। मैं बेटा वो तो घर बैठ के भी पता हो रहा नहीं है। मार्केट्स में हर जगह सारा कोरोना नहीं है, पता नहीं शायद इधर ही है। सब कुछ खुला घूमने वैसा है, स्कूल कॉलेज घूमने यूनिवर्सिटीज फिरने के। सारी सिर्फ यूनिवर्सिटियां बंद है इस वक्त, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कुछ बंद है। लोगों की शादियां भी जो चल रही बिजनेस हैं। मैं कर तो 2 रहे हैं वो महीने से बाहर बिजनेस भी कर नहीं रहे हैं निकली। सारे। लाइक हमारी फैमिली में ना 2 महीने से वाकई बाहर नहीं निकली कि पता नहीं। अब बाकी लोग घूम फिर रहे हैं, अब हमें तो अपनी जान प्यारी है ना, उनको अपनी जान प्यारी नहीं है। देख लो बेटा, अब ये तो यूनिवर्सिटी जो अनाउंस करेगी हम उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं हमारे पर्सनली दिमाग कहूंगी में कि अगर आपका ऑन कैंपस हो जाता है ना तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो मैम अगर ऑन कैंपस होता है तो हमारे एग्जाम्स जो होंगे वो वाइवा होगा कि वो जैसे पहले Written। फाइनल होता था एमसीक्यूज वाला? इंशाल्लाह रिटर्न होगा। चलो ये रिटर्न ठीक में है दोनों फिर। चीजें आती है ना, एमसीक्यूज भी होते हैं, प्रोपोर्शंस होती है ना कि एमसीक्यूज भी होंगे हाँ और वो एससीक्यूज भी होंगे। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। मैम फिर ऑनलाइन ही ठीक है। क्या बात है। चलो जो यस मैम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही डिसाइड ठीक है। करे, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे हम उसी को करेंगे। अच्छा मैम कोई जनाब सिफारिश सुमैया, वगैरह करें आप किसके लिए? मैम वैसे हमारे लिए स्टूडेंट्स कि का होना ऑनलाइन ही हो चाहिए कि जाए? स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। ये सही बात है। यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी तुम लोग चलाती पहले है। तुम लोग मैम पहले ये तो पाकिस्तान डिसाइड में कर लो कि स्टूडेंट्स की चाहते क्या। सुनता कौन है? हाँ जी, बस स्टूडेंट की मैम कोई नहीं सुनता जी बेटा। मैम चाहे यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन जहाँ भी हम लोगों को पेपर्स के दौरान कोई 1-2 दिन का गैप तो मिलेगा ना? बेटा हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम स्केड्यूल ऐसे बनाएं, लेकिन आप मैम लोगों ने पता है इस मैसेजेस दफा मैम पंगा मैसेजेस क्या देते किया ही हुआ है, नहीं है रिटर्न। मैं बताती हूँ। वैसे नहीं होती रिटर्न में, यूजुअली हम लोग नहीं देते होते गैप, लेकिन इस दफा मैम मसला पता है लेकिन क्या होगा। आप लोगों ने जी इस दफा, बच्चों ने जनरली पूरे डिपार्टमेंट में बच्चों ने बड़ी रैंडम सब्जेक्ट्स इस दफा रजिस्टर किए हैं, क्योंकि प्री रिक्विजिट का खत्म कर दिया था इन्होंने किसी इशू की वजह से। तो बच्चे का जहां दिल किया उसने वहां एंटर किया है, वो उसका सेमेस्टर का था या उसके सेमेस्टर का नहीं था। नो हाउ आप जी लोगों को होती नहीं है पूछना, आप किसी से चाहते नहीं, अब मैम इसमें क्लैशेस सरफनान बड़ी। बताते ही नहीं है। मैम मैम सरफनान पूछते हैं किसी वो भी आगे इशू से में इग्नोर कर बच्चों को देते हैं। बेटा सरफनान ने आप पता बच्चों को कहा था कि जिस चीज में आपका दिल करता है, जो कोर्स दिल करता है उठा ले। वो तो आपसे डिस्कस हुआ था, तो आप लोगों सरफनान ने को हमें क्या पता। साइकोथेरेपी शो किया। सरफनान को तो अब उनके पास और करने के लिए काम पड़े हैं, वो हर बच्चे का इंडिविजुअल केस तो नहीं देख सकते ना, ये काम आपके बैच एडवाइजर का है। और आपका काम है कि उनके पीछे पढ़ पढ़ के उनसे पूछें, वो कहीं ना कहीं से तो पूछ के बताएंगे ना आपको। मैम मेल्स पे मैम जवाब ही नहीं देती। आप यकीन करिए मैं 300 किलोमीटर का सफर करके लाहौर आई थी, अपने सिर्फ इसी इशू की वजह से कि मुझे कोर्स नहीं समझ लग रही थी। मैम चले स्टूडेंट्स की आप, कोई लाइफ ही नहीं है। हाँ स्टूडेंट की लाइफ नहीं है, बाकी सबकी लाइफ है। मैम प्लीज इस दफा छुट्टियां दे दीजिएगा पेपर्स में। बेटा देखेंगे अल्लाह मालिक है आपके। मुझे तो पहले सोच सोच के हॉल उठने के स्केड्यूल कैसे बनेगा, लेकिन खैर जब बनेगा तब देखेंगे। आप लोगों को पहले भेज देंगे ताकि उसमें कोई क्लैशेस हो तो आप लोग हमें पहले बता दें, ठीक है? नहीं ओके मैम हमें मैम। आप पे यकीन है पूरा पूरा। अच्छा मुझे अपने आप पे मैम बस यकीन आप नहीं है, एक आपको एक होगा। मैम एक छुट्टी ऐड कर दीजिएगा ना। अच्छा चल और कैसे मैम सिलेबस भी थोड़ा सा थोड़ा सा क्या ज्यादा कर दूं? और कम कर मैम कम कर थोड़ा दो सा मैम। ज्यादा कम हाँ कर दो। पुत्र ना, सिलेबस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फाइनल एग्जाम में सारा सिलेबस आता है, तो मैम मैम आपने मैम वाइवा ऐसे ना निपटा कहें, देंगे। आपके स्टूडेंट से आपका नाम कमाएंगे हम, आपका ओह नाम ऊपर लेके जाएंगे। नाम बदनाम जरूर अच्छे करेंगे मार्क्स मेरा। लेके नहीं मैम अच्छे आपने मार्क्स लेके फिर ऊपर अल्लाह लेके खैर जाएंगे ना। करे, सिलेबस कम हो, हम पूरे नंबर लाएंगे। मैम अच्छा एक मिनट है, जाओ मुझे बच्चों के क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हो। सुमैया बेटा आपने कहा है कि लेक्चर 2 और 3
लास्ट 2 और 3 लेक्चर जो 6 बजे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग LMS पे मिलेगी बेटा, उनकी रिकॉर्डिंग YouTube पे है। मैं अब एक YouTube स्टार हूँ, सारे मेरे लेक्चर YouTube पे पड़े हैं, आप वहाँ से पढ़े। यस मैम, आपको सब्सक्राइब किया मैम है मैंने तो मैंने। आपका वो शेयर भी किया था। मैं तो कमेंट्स भी करता ज्यादा हूँ दिलवाए हैं। एंटरटेनिंग अच्छा मोनेटाइजिंग स्टार्ट हो गई। मैम ने तो कमेंट्स ही ऑफ किए हुए हैं, ये झूठ बोल रहा है मैम, आपने तो कमेंट्स ही किया ऑफ है किए मैंने, हैं। जाके देख ये वो उस पता पे नहीं किया कहाँ मैं करता लेक्चर रहा है। अच्छा अलीजा 21 लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा, ये 21 था ना, इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं ये भी भेज दूंगी। आप मुझे बता दें अगर आपको सिर्फ इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं ये भी भेज देती हूँ। इसके अलावा एक रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी वैसे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था दरमियान में, एस्थमेटिक में स्कूबा डाइविंग। सनिया बेटा स्कूबा डाइविंग के बारे में यही था कि रिजर्वेशन है कि स्कूबा डाइविंग जब आप करते हैं तो नीचे जाते हैं ना बिल्कुल जमीन के पास, तो प्रेशर होता है, तो आपकी लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, तो जो लोग ऑलरेडी एस्थमेटिक होते हैं वो अक्सर ट्रिगर हो जाता है उनका अस्थमा, मतलब कि क्वेश्चन है। तो उसकी रिसर्चेस ये बताती हैं करवा सकते हैं हम, अगर पेशेंट आपका या आपका क्लाइंट स्टेबल है और उसको कोई मसला नहीं तो आप करवा सकते हैं, अगर उसको मसला है तो फिर आप स्कूबा डाइविंग को अवॉइड करेंगे, लेकिन ये जब तक करवाएंगे नहीं तब तक पता भी नहीं लगेगा। अच्छा यूट्यूब का लिंक नगीना बेटा मैंने कितनी दफा आपको यूट्यूब का लिंक भेजा है, मैं दोबारा भेज दूंगी आपको फिर भी। अच्छा बच्चों सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, कोई परेशानी हो किसी चीज को डिस्कस करना हो मुझे ईमेल करें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं भी है और आपको कुछ और एकेडमिक प्रॉब्लम है आप बेशक मुझे कांटेक्ट करें, मेरे पास में हो सका तो मैं आप लोगों को लाजमी गाइड करूँगी, ठीक है। मैम ये लास्ट लेक्चर था। मैम इस लास्ट लेक्चर है। जी बेटा ये लास्ट लेक्चर था। ओके मैम, मैम नहीं करनी, क्या नहीं करनी मैम कोई वीक में 1-2 लेक्चर रख लिया करें ताकि हम रिवीजन कर लें, हमें जो कुछ नहीं आता हम पूछ लें आपसे। यार रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग देनी थी तुम लोगों ने। मैम अब यूट्यूब रिकॉर्डिंग मैम ने अभी बताया वो स्टार है। मैम आपने सिनेरियो बेस्ड एग्जाम का और वो प्रेजेंटेशन का कुछ बताया है अभी? यार नहीं बताया मैंने, प्रेजेंटेशन का वो बना के लैपटॉप में रख दिया और मेरे से गलती क्या हो गई कि मुझे हर बार ऑन करते हुए याद नहीं आता, मेरे पास उस ईमेल में नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगी, घर जाके इंशाल्लाह देख के आपको लाजमी भेज दूंगी। प्रेजेंटेशन का नहीं मैंने भेजा, सिनेरियो बेस्ड का आप लोगों ने मुझे डेट बतानी है, बल्कि अभी डिसाइड कर लेते हैं, अच्छी बात है। खैर मैम मेरी बात सुने, एक मिनट अभी आप मेरी सुने पहले, मुझे बताएं ये वीक तो आप लोगों का एससीपी का चल रहा है, अगर कोई एक आधा बच्चा एससीपी में होगा तो इसमें मैं नहीं रखती। 13 जनवरी को आप लोगों की कोई असेसमेंट है ऑलरेडी अनाउंस्ड? नो मैम। 13 जनवरी को 10th को है, 10th को है, उसके अलावा उसके बाद 15 को भी है, 15 को चले फिर 13 को रख लें एग्जाम आपका, दो दरमियान में मिल जाएंगे प्रिपरेशन। ओके मैम। जी मैम। यस मैम रख लें 13। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगा। मैम हमारी असाइनमेंट नहीं होनी कोई? नहीं बेटा असाइनमेंट नहीं होगी, वो वीडियो वही प्रेजेंटेशन ही होगी जो आपने बना के देनी, वही वीडियो असाइनमेंट कह लें वीडियो प्रेजेंटेशन कह लें, उनकी बात है। मैम 13 को आपने क्या रखना है? बेटा 13 को सिनेरियो बेस्ड एग्जाम रखना है, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, मैं बताती हूँ, 3 सवाल होंगे बेटा, और वो सवाल ऐसे होगा जैसे पैराग्राफ लिखा होता है, पेशेंट की कंडीशन बताई हुई होगी कि उसको ये है, ये सिम्टम्स हैं। अब आप बताएं, पहला उसके अंदर फिर नीचे पार्ट्स होते हैं उसके क्वेश्चंस के, पहला क्वेश्चन होगा कि बताएं उसको मसला क्या है। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये डायबिटीज हो सकती है या ये एस्थमा सीओपीडी टाइप इस तरह के जो हमने पढ़े थे, मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि ये सिनेरियो के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं इस तरह की चीजों में। आप पहले डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद उसके बाद अगला सवाल होता है कि अच्छा इसमें एक्सरसाइज प्लान क्या रखना है, वो बताएंगे आपकी कितनी इंटेंसिटी कितनी फ्रिक्वेंसी, और लास्ट में कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है कोई कि अच्छा फिर इसमें कोई रिजर्वेशन है क्या, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो उसमें अगर हमने डायबिटीज रखी है तो फिर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या दिखाएंगे कि इस टाइप ऑफ डायबिटीज के अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है उसकी कंसिडरेशन रखनी लाजमी होती है, ठीक है, वो पार्ट्स में होता है सवाल। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 पैराग्राफ्स होंगे, जो एक बहुत इजी होगा सबको ऐसे ही आ जाएगा, एक थोड़ा सा मॉडरेट होगा जिसने पढ़ा है उसको आएगा, और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जिसके अंदर आपको अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है, गूगल फॉर्म्स के ऊपर ही होगा। मैम टाइम कितना होगा और टाइम इनफ मैम होगा? इसमें सारे लेक्चर्स होंगे? नहीं सारे नहीं होंगे, 5 इसमें भी 7-8 भी नहीं होंगे, 6-7 लेक्चर होंगे इससे ज्यादा, 5 लेक्चर या 5 या 6 लेक्चर। जी बेटा मैक्सिमम कितना टाइम?
बेटा टाइम इनफ होता है, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम रखूंगी ना, कि मैंने एक क्वेश्चन के अंदर कितने सब क्वेश्चंस रखे, उसके अकॉर्डिंग मैं इतना टाइम दूंगी कि आप लोग उसको सोच के अटेम्प्ट कर सकें। एलएमएस ठीक पे है, तो नहीं होगा फिर? नहीं बेटा एलएमएस पे नहीं होगा, गूगल फॉर्म्स पे होगा। एलएमएस पे ना आप लोगों का कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है और वो लॉग आउट हो जाए फिर दोबारा लॉग इन करना पड़ता है, तो वो टाइम उसमें बहुत वेस्ट होता है आपका। मैम हमें वैसे टाइम बता सकती है, यानी कितने बजे स्टार्ट होगा अगर हमारी कोई क्लास में क्लैश ही ना आ जाए 13 को? मेरा इरादा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का इकट्ठा लूँ मैं एक ही टाइम पे, तो मेरे ख्याल में शाम को कर लें तो ज्यादा आसानी नहीं, कोई वो नहीं आएगा, क्लैश नहीं आएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे क्लास नहीं है तो पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को लेक्चर के स्लॉट में भी ले अच्छा सकती हूँ। मैम, इन क्वेश्चंस का कुछ सैंपल मिल सकता है आपके लिंक पे, यूट्यूब चैनल पे? नहीं सैंपल लिंक तो नहीं होता, मैं कॉपी तो कहीं से करती नहीं, मैं तो खुद ही बनाती हूँ सवाल अपने। वैसे गूगल पे चेक नहीं कर लो वैसे सिनेरियो कोई बेस्ड आपने एग्जाम को। एग्जांपल के लिए रखा हो कोई? अच्छा गूगल पे देख लो। हाँ गूगल पे चेक कर लो, मैं देखूंगी मेरे पास कोई पुराना पेपर हुआ तो मैं वो भेज दूंगी आपको, उसमें से देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा। मैम आप हमें इसका सिलेबस कब तक बता देंगी? मैं अभी जाके बता दूंगी, ऑफिस में जाती हूँ मैं, जाके अभी बता दूंगी तुमको। ठीक है, डेट क्या है एग्जाम की मुझे आप बताएं। 13 जनवरी। ठीक है, याद रहेगा सबको? यस मैम। टाइम 6 PM है या शाम में या 6 PM या 6:30 PM? ओके मैम ठीक है। मैम जो आपने प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक भी काइंडली सेंड करते हैं। टॉपिक क्या चीज बेटा? मैम प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है ना वो भी सेंड हाँ जी, करते हाँ ताकि हम बना के रखें। प्रेजेंटेशन का ना अभी मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं घर को शाम को जाके भेजूंगी, अभी फिलहाल ऑफिस में मेरे पास नहीं है, तो मैं आज इंशाल्लाह भेज दूंगी, मैं पहले सोच के। और मैम वाइवा के मार्क्स कब तक अपलोड होंगे? वाइवा के मार्क्स भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक हो जाएंगे, क्विज के भी हो जाएंगे साथ ही। ठीक है, 25 से पहले पहले इंशाल्लाह 25 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को मैं सारे सेशनल्स दिखा दूंगी, नजर मार लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी ने बेटा कोई रीस्केड्यूल कराना है ना, किसी को कुछ मिसिंग होगा तो मुझे जरूर रीच आउट कीजिएगा, ताकि हम उससे पहले पहले 25 से पहले पहले उसका रीस्केड्यूल करके ले लें, कुछ किसी का कुछ मिस हुआ है तो मार्क्स देखने के बाद। वैसे तो रीटेक नहीं होती, लेकिन रीटेक की स्पेशल वो होती है, किसी का मिस हुआ है तो उसकी रीटेक हो जाएगी, जिसने दे दिया उसकी रीटेक नहीं होगी। ठीक है, चल लेक्चर एंड करूं बस, काफी देर हो गई आज। मैम आप कैंपस में आ गई यूनिवर्सिटी? अगर हम लोग मैम अल्लाह हाफिज, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैम जो आपने बताया ना वो सारा मेल करते हैं। मैं अपने आप को रिकॉर्ड तो करती नहीं, मुझे क्या पता मैंने क्या बताया। मैम नहीं मैम ग्रुप मतलब में कि बता देंगे, सिनेरियो ग्रुप में मैम बता देंगे। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम जो है वो उसमें कितने लेक्चर्स इंक्लूड होंगे, और इसके अलावा जो आप बता रही थी वाइवा में। ठीक है, मैं जब सिनेरियो बेस्ड एग्जाम करूंगी ना तो मैं सारा कुछ उसमें मेंशन कर दूंगी। जी आयशा बेटा। मैम आप यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं? हाँ जी मैं यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में डेली? अवेलेबल हूँ जी, डेली एक्सेप्ट फॉर सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे क्या टाइमिंग है अगर आना हो यूनिवर्सिटी? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दरमियान में किसी भी टाइम हो जाए। मैम आईपीसी लैब्स खुली हुई हैं यूनिवर्सिटी में? बेटा मैंने चेक नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में आईपीसी खुली हुई है, अब स्टूडेंट्स के मैम लिए खुली स्टूडेंट्स है को ये अलाउ नहीं है मुझे। यूनिवर्सिटी में आना? या मैम आ रहे हैं, अलाउ मैंने है देखे हैं कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैम। गर्ल्स को तो वो सीधा स्कैन करके आने देते हैं, बॉयज की एंट्री पे मसला कर देते हैं। मशकूक शक्लें होंगी तो मसले ही होंगे ना। नहीं मैम ये नेपोटिज्म है। एक आधा हो तो फिर भी ठीक करता है, बॉयज को आने ही नहीं देते, वो कहते हैं नहीं एंट्री करवाएं, गर्ल्स सीधा स्कैन करके अंदर। ये देखे ना मैम, ये चैप्टर कह रहे हैं ये उससे मैं दुपट्टे डिफरेंस लेके है। जा रहा था उस दिन। ऐਵੇਂ नहीं ना रोकते, उनको भी पता होता है किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना। अच्छा चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।